नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। साथियों, हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को शुरू किया था और उसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उन तीनों वीडियोस में हमने देखा था कि गांधी जी किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपना सत्याग्रह करते हैं, और उसके बाद जब 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं, तो यहाँ आने के बाद में उनकी राजनीतिक गतिविधियां किस तरीके की रही थी। साथ ही हमने जाना था कि गांधी जी के इनिशियल फेज में जो सत्याग्रह मूवमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, जिसमें हमने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का सत्याग्रह और खेड़ा के जो पीजेंट थे उनके मूवमेंट के बारे में जाना था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वीडियोस ऑलरेडी अलग से अपलोड हो चुकी हैं। और फिर हमने खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन को पढ़ा था। तो असहयोग आंदोलन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी के बारे में। तो साथियों, शुरू करते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी साथियों, वो 1923 में होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। सो मार्च 1923 में एक अलग पार्टी का गठन किया गया था। अब जानते हैं कि ये अलग पार्टी का गठन क्यों किया गया था। तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन को वापस लेने वाले मसले में ही निहित है। हुआ क्या था, चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ। चोरा चोरी इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी ने बारदोली से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी ने बारदोली में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव रख दिया था और उसको पास करवा दिया था। तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो उस समय बहुत सारे लोग गांधी जी से, बहुत सारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता थे वो गांधी जी से कि इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि असहयोग आंदोलन अब अपने पीक पे है और इसे वापस लेने की बजाय इसे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्हें हिंसा बर्दाश्त नहीं थी और वे अपने मूल्यों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता करना नहीं चाहते थे। तो इसी के चलते बारदोली में जो उनकी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है उसमें असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं अब हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो होता क्या है कि उसके बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और वो एक नई पार्टी का गठन करते हैं। वो नई पार्टी कहलाती है स्वराज पार्टी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद में कांग्रेस का आगे कार्यक्रम कैसा होगा, गतिविधियां कैसी होंगी, इसको लेके कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए थे। ठीक है, एक गुट था कांग्रेस का परिवर्तनवादी गुट। ठीक है, और दूसरा गुट जो था कांग्रेस का वो था अपरिवर्तनवादी गुट। तो पहले जानते हैं कि ये परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी गुट है क्या। तो जो कांग्रेस का परिवर्तनवादी गुट था, ठीक है, परिवर्तन मतलब जो बदलाव चाह रहे थे, और अपरिवर्तन मतलब जो बदलाव नहीं चाहते थे, जो गतिविधियां पहले से चली हुई आ रही थी उन्हीं गतिविधियों को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे थे। तो अब देखते हैं कि ये परिवर्तनवादी गुट में कौन कौन से राष्ट्रीय नेता शामिल हैं और अपरिवर्तनवादी गुट में कौन कौन से राष्ट्रीय नेता शामिल हैं और दोनों की विचारधारा क्या है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने चुनावों के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश करके संघर्ष जारी रखने का विचार प्रस्तुत किया था। भाई, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उसके बाद में अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि असहयोग आंदोलन में ये बात कही गई थी कि भाई हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। अब जब आंदोलन ही वापस ले लिया गया है तो अब आगे की रणनीति क्या हो। तो इसको लेके मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे जो राष्ट्रीय नेता थे, इनका ये मानना था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और चुनावों में जीत हासिल करनी चाहिए और जीत हासिल करके हमें विधानमंडलों में प्रवेश करना चाहिए। विधानमंडलों में प्रवेश करके हम सरकारी कामकाज में बाधा डालेंगे और हम 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया है अंग्रेजी सरकार ने, उसकी कमियों को विधानमंडलों में, अलग अलग प्रांतीय विधानमंडलों में उन कमियों को उजागर करेंगे, उनको रखेंगे। तो इनके इनके कहने का मतलब सिर्फ यही था कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़के जो है हम विधानमंडलों में अपनी समस्याओं को रखेंगे और अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। ठीक है, तो वही चीज थी। तो ये जो गुट था ये परिवर्तनवादी गुट था जो बदलाव चाह रहा था। बदलाव क्या कि ठीक है अब हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और इस परिवर्तनवादी गुट के दो अहम लीडर्स जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। तो इनका ये मानना था। अभी देख लेते हैं इनका उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य था 1919 भारत शासन अधिनियम की कमियों को उजागर करना और परिषद के कामकाज को बाधित कर नौकरशाही को बेनकाब करना। इस विचार के समर्थक परिवर्तनवादी कहलाए। तो अब हमारे सामने ये चीज क्लियर है कि भाई परिवर्तनवादी गुट कौन सा था। इस गुट में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास शामिल थे।
और इनका ये मानना था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? ताकि हम जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको जो विधानमंडल के सामने रख पाए। साथ ही साथ हम सरकारी कामकाज में बाधा डालेंगे, जिससे जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो भी बेनकाब हो पाएगी। तो ये इस विचारधारा को मानने वाले जो राष्ट्रीय नेता थे, उन राष्ट्रीय नेताओं को परिवर्तनवादी गुट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के अलावा और लोग भी इसमें शामिल थे, जिनके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल हम देखते हैं 1922 का कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है गया में, उसके बारे में। तो 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में, गया साथियों बिहार में पड़ता है, तो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया में। और उस अधिवेशन में उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सी आर दास। ठीक है, इस गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी आर दास। तो इस अधिवेशन में जब ये बात रखी गई कि हमें अब विधानमंडलों में जाना होगा, सदस्य के तौर पे चुनाव लड़ने होंगे, ये प्रस्ताव जब रखा गया तो कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया या अस्वीकार कर दिया। कौन से प्रस्ताव को? जो परिवर्तनवादी चाहते थे। और परिवर्तनवादी कौन लोग हैं? जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चुनावों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे और सारी समस्याओं और कमियों को उजागर करना चाह रहे थे। तो उनके इस प्रस्ताव को कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने बहुमत के साथ खारिज कर दिया। यानी जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाले, उनका ये मानना था कि भाई हमें पुरानी जो गतिविधियां हैं उसी को सुचारू रूप से आगे कंटिन्यू करना चाहिए, हमें चुनावों में भागीदारी नहीं निभानी चाहिए। ठीक है, तो इस बात पे अभी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास तो ये चाह रहे थे। बाद में इस प्रस्ताव को 1922 के गया अधिवेशन में रखा गया, जिसके अध्यक्ष सी आर दास थे। लेकिन हुआ क्या? बहुमत के साथ इस विचार को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये था कांग्रेस का परिवर्तनवादी गुट। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो अपरिवर्तनवादी गुट है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उनका क्या मानना है। तो साथियों, मैंने बताया कि जो अपरिवर्तनवादी गुट है वो कैसा होगा? ये किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहेंगे। बदलाव नहीं चाहेंगे कहने का मतलब क्या है कि जो रणनीति असहयोग आंदोलन के समय बनाई गई थी, उसी रणनीति के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे और स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखना चाहेंगे। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो कांग्रेस का अपरिवर्तनवादी गुट। अब इस गुट में कौन लोग हैं? इस गुट में वो लोग हैं जो गांधी जी के विचारों के कट्टर समर्थक हैं। गांधी जी के विचारों के कट्टर समर्थक जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। तो गांधी जी के विचारों के कट्टर समर्थकों को अपरिवर्तनवादी कहा गया। और इसमें कौन कौन शामिल था? कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो गांधी जी के विचारों पे ही आगे बढ़ना चाह रहे थे? असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद भी जो गांधी जी के विचारों को लेके ही आगे बढ़ना चाह रहे थे और अंग्रेजी सरकार पे दबाव डालना चाह रहे थे। तो ऐसे नेता थे श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी। ठीक है, परिवर्तनवादी गुट में कौन है? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक, अपरिवर्तनवादी गुट में कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी जैसे नेताओं ने। अब ये किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? क्योंकि गांधी जी के कट्टर समर्थक हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं, तो ये उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे जिनके ऊपर गांधी जी जोर देते थे। तो गांधी जी किन विचारों के ऊपर, किन गतिविधियों को करने के लिए जोर देते थे? तो असहयोग आंदोलन में हमने रचनात्मक जो कार्य थे उनके बारे में पढ़ा था, और उसमें था कढ़ाई और बुनाई, मतलब कटाई और बुनाई, यानी चरखे को लेके, खादी को लेके, शराबबंदी को लेके, इस तरीके के कार्यक्रम, साथ ही साथ हरिजनों के उत्थान को लेके। तो ये सारी की सारी बातें गांधी जी स्वयं मानते थे और उनका मानना था कि सभी लोगों को जो है इन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी जैसे अपरिवर्तनवादी नेताओं का मानना था कि चरखा काटना, हरिजन उत्थान, मद त्याग जैसे कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाया जाए। तो इन लोगों ने इन्हीं कार्यक्रमों का समर्थन किया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बाद में कांग्रेस में जो दो गुट बने, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, उनकी विचारधारा अब हमारे सामने स्पष्ट तौर पे उल्लेख है। परिवर्तनवादी चाहते हैं कि चुनाव लड़े जाएं और चुनाव के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए।
इस विचार के प्रणेता की अगर बात करें तो कौन है? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। अपरिवर्तनवादी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी हैं, जो गांधी जी के विचारों के कट्टर समर्थक हैं। और इन्होंने किन कार्यक्रमों का समर्थन किया? इन्होंने चरखा कातना, हरिजन उत्थान और मद निषेध, शराबबंदी जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया था, क्योंकि इन्हीं कार्यक्रमों का समर्थन करते थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब 1922 पढ़ के आए हैं अभी गया अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का बिहार के गया में अधिवेशन होता है, जहां सर्वसम्मति से इस बात को खारिज कर दिया जाता है। कौन सी बात को? कि भाई चुनाव के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए। अब इस बात से जब प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सी आर दास क्या करते हैं? सी आर दास जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। किसने रेजिग्नेशन दिया? गया कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। तो गया कांग्रेस अध्यक्ष पद से सी आर दास ने त्याग पत्र दे दिया। भाई ठीक है, जब इनकी कोई बात ही नहीं मान रहा है तो ये अध्यक्ष रह के क्या करेंगे? और इनको करना वही है जो ये चाह रहे हैं। चलिए, इसी के साथ साथ मोतीलाल नेहरू ने भी कांग्रेस से जो है त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन दोनों का ये मानना था कि चुनावों में भागीदारी निभानी चाहिए, जीत हासिल करके विधानसभाओं के सदस्य बनना चाहिए, और फिर 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजी सरकार ने लागू किया है, उस एक्ट की कमियों को विधानमंडल के पटलों पे रखना चाहिए। ठीक है, और सरकारी कामकाज में बाधा डालनी चाहिए, तभी अंग्रेजी सरकार झुकेगी। तो जब गया अधिवेशन में इस बात को नकार दिया गया, खारिज कर दिया गया, तो सी आर दास ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि भाई इन्हें अपने विचारों को आगे बढ़ाना है। और इसी के चलते इन दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया था मार्च 1923 में। और जो नई पार्टी थी वो पार्टी कहलाई साथियों स्वराज पार्टी। ठीक है, दोनों ने जब जैसे ही अपना रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद इन्होंने एक घोषणा की, स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा। ठीक है, और कब की? 31 दिसंबर 1922। 31 दिसंबर 1922 को मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी बनाने के लिए घोषणा कर दी। और अब इसका गठन कब हुआ? तो मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। सवाल बहुत बार पूछा गया साथियों, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में हुआ। फिर ये भी पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किस जगह हुआ? स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी के गठन के पीछे मूल कारण क्या था? तो स्वराज पार्टी के गठन के पीछे मूल कारण था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का वो विचार कि हमें विधानमंडलों में प्रवेश करना है, चुनाव लड़ने हैं। ठीक है, अब स्वराज पार्टी का अध्यक्ष संस्थापक कौन था? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे सी आर दास। ठीक है, चित्तरंजन दास ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। और मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है साथियों पार्टी का महासचिव। ये सवाल भी पूछा गया है, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो स्वराज पार्टी का संस्थापक थे सी आर दास। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के महासचिव नियुक्त किए गए थे मोतीलाल नेहरू, क्योंकि इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं का ये विचार था कि हमें जो है चुनाव लड़ने हैं, चुनावों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को घुटनों पे लाना है। और इस गुट को, इस विचार को मानने वाले गुट को परिवर्तनवादी कहा गया था, जिसके अग्रणीय नेता थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। संस्थापक सी आर दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इनके साथ ही और भी कुछ लोग हैं जिन्हें सह संस्थापक भी कहा जाता है। सह संस्थापकों में कौन थे? एक थे साथियों विठल भाई पटेल, और विठल भाई पटेल के अलावा दूसरे थे एनसी केलकर। तो सह संस्थापकों की अगर बात करें, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन कौन थे? तो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक जो थे वो थे साथियों एनसी केलकर और विठल भाई पटेल। तो अब जो परिवर्तनवादी गुट है उसमें दो नाम और ऐड हो गए। पहले थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। अब हमें पता चल रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन करने वाले जो सह संस्थापक हैं उनमें विठल भाई पटेल भी शामिल है और एनसी केलकर भी शामिल है। कुल मिला के 4 लोगों के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। इसके अलावा हकीम अजमल खान भी स्वराज पार्टी में शामिल थे। तो इस तरीके से करके स्वराज पार्टी के नेताओं का एक समूह जो है वो हमारे सामने है।
कि स्वराज पार्टी के संस्थापक सी.आर. दास थे। मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। सह संस्थापक थे एन.सी. केलकर और विठल भाई पटेल, और हकीम अजमल खान भी स्वराज पार्टी के समर्थक थे, स्वराज पार्टी के सदस्य थे, स्वराज पार्टी में शामिल थे। ठीक है। अब इसके बाद में सितंबर 1923 में क्या होता है साथियों, दिल्ली के अंदर विशेष अधिवेशन होता है। किसका? तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। कहां पे? दिल्ली में। और इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौलाना आजाद जो है वो इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सितंबर 1923 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। और इस विशेष अधिवेशन में क्या किया गया? तो साथियों 1907 में चलते हैं। कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में वैचारिक टकराव हो जाता है, जिसके चलते गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है ना। तो कांग्रेस में पहली बार विभाजन देखने को मिलता है, मतलब कांग्रेस एक तरीके से टूट गई, उसके कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर 1916 का अधिवेशन हमने पढ़ा था, 1916 का, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, लखनऊ अधिवेशन भी कहते हैं, कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। उसमें जाके जो गरम दल है उसकी वापसी होती है कांग्रेस में फिर से। ठीक है। तो जो फूट 1907 में कांग्रेस में डली थी, उसकी भरपाई 1916 में होती है। तो इसी के चलते अब असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया, तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद भी कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। एक चाहते हैं कि चुनाव लड़े जाएं जो परिवर्तनवादी हैं, दूसरे चाहते हैं कि नहीं, जो गांधी जी के कार्यक्रम है उसी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, जो है परिवर्तनवादी कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद तो यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं कांग्रेस में फिर से विभाजन ना हो जाए, और ये जो लोग सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जिन्होंने त्याग पत्र दिया है कांग्रेस से, वो कांग्रेस से हटके बिल्कुल अलग होके नए तरीके से रणनीति बना के कार्यक्रम करना शुरू ना कर दें। तो इस विभाजन से, दूसरे विभाजन से बचने के लिए क्या किया गया? सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और उस अधिवेशन में स्वराज पार्टी, साथ ही साथ उसके जो कार्यक्रम थे, जो उसकी रणनीति थी, ठीक है, जो उसकी गतिविधियां थी, उन सभी को मान्यता दे दी गई। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी ने रिकॉग्निशन दे दी किसे? स्वराज पार्टी को। कब? सितंबर 1923 में। कहा? दिल्ली में। क्या था ये? विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद। तो साथियों ये हमें याद रखना होगा। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है वो एक और विभाजन से बच गई, एक और टूट से बच गई, है ना। और यहां अगर विभाजन हो जाता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती, अंग्रेजों के सामने लड़ने में उतनी सक्षम नहीं हो पाती। जिस कांग्रेस ने अभी हाल ही में अखिल भारतीय दल के रूप में अपनी एक पहचान बनाई थी, वो पहचान भी धूमिल हो जाती। तो ऐसे में सितंबर 1923 दिल्ली अधिवेशन, मौलाना आजाद की अध्यक्षता, स्वराज पार्टी को मान्यता और उसके कार्यक्रमों को मान्यता दी गई। तो साथियों ये बात थी सितंबर 1923 की। इसके बाद में स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़े। नवंबर 1923 में जो है वो चुनाव होते हैं, और उन चुनावों की अगर बात करें तो नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को बहुत भारी सफलता मिलती है। मार्च 1923 में बनी पार्टी, जिस पार्टी ने कुछ ही महीनों बाद नवंबर में होने वाले चुनाव में भागीदारी ली और हिस्सेदारी लेके चुनाव में पार्टिसिपेट करके, और 101 सीटों में से लगभग 42 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती है स्वराज पार्टी। ठीक है। तो चुनाव कब हुए? नवंबर 1923 में। चुनाव में हिस्सा लेकर स्वराज पार्टी ने क्या किया? अच्छा प्रदर्शन किया, और केंद्रीय विधानमंडल की 101 सीट थी साथियों। केंद्रीय विधानमंडल की 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की स्वराज पार्टी ने। ठीक है। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो उस इंडिया एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय जो विधानसभा है वो उनकी स्थापना की गई थी। तो सेंटर में अलग से जो विधानमंडल है वो थे, और प्रांतों में विधानसभा अलग से थी। तो जो सेंटर की सीट थी, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट थी 101 सीट, उनमें से 42 सीटें किसने जीत ली? 42 सीटें जीत ली स्वराज पार्टी ने। तो अपने आप में एक भारी भरकम सफलता थी स्वराज पार्टी के लिए। ठीक है। साथ ही साथ जैसे ही सेंट्रल असेंबली में 101 में से 42 सीट स्वराज पार्टी जीत लेती है,
तो सेंट्रल असेंबली में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किस राष्ट्रीय नेता ने किया। सवाल रिपीट करता हूं, केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किस राष्ट्रीय नेता ने किया था। फिर 4 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो जैसे ही 101 में से 42 सीटें स्वराज पार्टी जीतती है, उसी जीत के साथ में केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधान परिषद में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी को समर्थन दिया था। 1 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। किसका समर्थन दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी को समर्थन दिया था केंद्रीय विधानसभा में। ये याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये वाला फैक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये वाला फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरीके से स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन था, महासचिव कौन था, सह संस्थापक कौन थे, हकीम अजमल खान किस पार्टी के थे। हकीम अजमल खान नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि शायद ये मुस्लिम लीग में हो सकते हैं, ठीक है, शायद ये कांग्रेस में हो सकते हैं, ये शायद ये स्वराज पार्टी में हो सकते हैं। तो हकीम अजमल खान स्वराज पार्टी के सदस्य के तौर पर रहे और 101 सीटों में से 42 सीटों पे जीत दर्ज करती है स्वराज पार्टी। और इसी जीत के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी को अपना समर्थन दिया था। अब हम देखते हैं कि जो प्रांतों की विधानसभा थी उसमें स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो प्रांतों की अगर बात करें तो जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को बहुमत हासिल हुआ था। ठीक है ना, मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी का बोलबाला था। साथ ही साथ बंगाल की बात करें तो बंगाल में स्वराज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। मध्य प्रांत में बहुमत मिल जाता है स्वराज पार्टी को। और बंबई और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे स्वराज पार्टी को संतोषजनक सफलता मिली थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस स्वराज पार्टी का बंबई और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाता है। लेकिन मद्रास और पंजाब में सांप्रदायिकता और जातिवाद के चलते स्वराज पार्टी को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो पाती है। तो साथियों ये सेंटर और जो स्टेट है, स्टेट उस समय प्रांत थे, तो केंद्र और प्रांतों में स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस था। केंद्र की बात करें तो 101 में से 42 सीटें जीती। केंद्र में जो विधान परिषद थी उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन हासिल किया। बरार प्रांतों की बात करें तो मध्य प्रांत में बहुमत हासिल किया। बंगाल में सबसे बड़ी जो पार्टी के तौर पे उभर के आती है स्वराज पार्टी। बंबई उत्तर प्रदेश में भी परफॉर्मेंस ठीक था, संतोषजनक था, सेटिस्फैक्टरी था। पंजाब और मद्रास में जातिवाद और सांप्रदायिकता के चलते स्वराज पार्टी को कुछ बड़ा हासिल नहीं हो पाता है। ठीक है, वही चीजें यहाँ है। प्रांतों की बात करें तो मध्य प्रांत में बहुमत मिला। बंगाल की बात करें तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है स्वराज पार्टी। बंबई और संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता ही मिली, लेकिन पंजाब और मद्रास में कुछ खास सफलता स्वराज पार्टी को नहीं मिल पाती। ठीक है साथियों, तो ये था स्वराज पार्टी का लेखा जोखा। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की सफलता कुल मिला के ओवरऑल क्या रहता है स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस। ठीक है ना, क्योंकि भाई उन्होंने ये बात कही थी कि भाई स्वराज पार्टी जो है, मतलब हम एक नया दल बनाएंगे और उस नए दल का काम क्या है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़के हम जो है सरकारी कामकाज को बाधा करेंगे और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उस एक्ट की जो खामियां या कमियां थी उनको हम उजागर करेंगे। तो क्या वहां उस सिलसिले में स्वराज पार्टी कोई काम कर पाती है या नहीं, उसी चीज को अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है, स्वराज पार्टी की सबसे पहली बड़ी सफलता चुनावों के अलावा क्या थी? मूडीमैन समिति का गठन करवाना। मूडीमैन समिति का गठन किस लिए करवाया गया? तो मैंने आपको बताया था कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया था अंग्रेजी सरकार ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1919। ठीक है, अब उस एक्ट में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को या उस एक्ट की जांच करवाने के लिए या उन कमियों को सामने लाने के लिए स्वराज पार्टी ने क्या किया? स्वराज पार्टी ने प्रेशर डाला विधानसभा और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसी के चलते जो है अंग्रेजी सरकार को मजबूर होके एक कमेटी का गठन करना पड़ा, और उस कमेटी का नाम था मूडीमैन कमेटी। 1924 में इस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर अलेक्जेंडर
मुडीमैन। तो सर अलेक्जेंडर मुडीमैन की अध्यक्षता में 1924 में मुडीमैन कमेटी का गठन किया गया। क्यों बता रहा हूं साथियों? एक तो इसलिए कि भी स्वराज पार्टी की बहुत बड़ी सफलता थी, ठीक है। एक उद्देश्य था उनका 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर करना। साथ ही साथ इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इस मुडीमैन कमेटी को लेके कई बार सवाल पूछा गया है कि मुडीमैन कमेटी का गठन कब किया गया था। तो मुडीमैन कमेटी का गठन किया गया था 1924 में। किस लिए किया गया था ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो मुडीमैन कमेटी का गठन किया गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कमियों की, जो कमियां थी उनकी जांच करवाना, ठीक है। इस कमेटी में जो लीडर थे वो थे सर अलेक्जेंडर मुडीमैन, मतलब अध्यक्ष थे इस कमेटी के। और ये जो मुडीमैन थे ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गृह सचिव की पोस्ट पे थे। तो इनकी अध्यक्षता में मुडीमैन कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी में 4 भारतीय सदस्य भी थे। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे, ठीक है। क्या थी ये कमेटी? 1919 के अधिनियम की जांच करवाने के लिए 1924 में मुडीमैन समिति का गठन करवाना स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो इस कमेटी की अध्यक्षता की थी सर अलेक्जेंडर मुडीमैन ने, ठीक है। सर अलेक्जेंडर मुडीमैन कौन है? तो भाई ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गृह सचिव थे, ठीक है ना। गृह सचिव की पोस्ट पे थे सर अलेक्जेंडर मुडीमैन, जिनकी अध्यक्षता में 1924 में मुडीमैन कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी का गठन क्यों किया गया? तो इस कमेटी का गठन किया गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जांच करवाने के लिए, ठीक है। बिग अचीवमेंट फॉर स्वराज पार्टी। इसके अलावा मैंने अभी कहा कि इस समिति में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साथियों इस समिति में 4 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन थे? तो सर शिव स्वामी अय्यर एक मेंबर के तौर पे थे, डॉक्टर आरपी प्रांजपे दूसरे सदस्य थे, तेज बहादुर सप्रू तीसरे सदस्य थे, और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जिन्होंने स्वराज पार्टी को केंद्रीय विधानसभा में समर्थन दिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सरपू, सर शिव स्वामी अय्यर और डॉक्टर आरपी प्रांजपे, ये वे 4 भारतीय सदस्य थे जो मुडीमैन कमेटी में शामिल थे। तो उम्मीद करता हूं मुडीमैन कमेटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में आ गई है। फिर इस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, सिफारिशें वगैरह क्या थी, उसको हम अलग से एक वीडियो बना के भी पढ़ सकते हैं, जिसमें अलग अलग कमेटियों को लेके एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूं, ठीक है। दूसरी भारी सफलता स्वराज पार्टी की कि कपास के ऊपर लगे उत्पादन शुल्क को समाप्त करवा दिया था, ठीक है। कपास यानी कॉटन। तो कॉटन के ऊपर जो टैक्सेस लगते थे उन टैक्सेस को कुछ जगहों पे एकदम समाप्त करवा दिया गया और कुछ जगहों पे उन्हें कम करवा दिया गया। अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव डाला, ठीक है, कि भाई कॉटन के ऊपर जो टैक्स है उन टैक्स को खत्म किया जाए। तो जो कॉटन के ऊपर टैक्स लगे थे उन टैक्स को अबोलिश करवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? स्वराज पार्टी का, ठीक। साथ ही साथ नमक जैसी घरेलू वस्तु जिसका इस्तेमाल हर अमीर हर गरीब के घर में उस समय होता था, और नमक के ऊपर बहुत भारी भरकम टैक्स वसूलती थी अंग्रेजी सरकार। साथ ही साथ मोनोपोली थी इसके ऊपर, साल्ट के प्रोडक्शन को लेके अंग्रेजी सरकार के पास मोनोपोली थी। अंग्रेजी सरकार का एकाधिकार था नमक के उत्पादन के ऊपर, इसलिए सरकार अपनी मनमर्जी से उसका प्राइस भी डिसाइड करती थी और अपने मनमर्जी से उसके ऊपर टैक्स लगाती थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से खिलवाड़ कर रही थी अंग्रेजी सरकार, जबकि नमक बनाने का काम कौन करते थे? भारतीय। पर किसके अंडर? अंग्रेजों के निर्देशन में ये काम करते थे। तो नमक कर में भी काफी हद तक कटौती करवाने में सफल रही स्वराज पार्टी। तो नमक करों में कटौती का काम, कटौती करवाने का कार्य भी स्वराज पार्टी ने किया था। साथ ही साथ हमारा देश जो कि श्रमिकों और मजदूर संघों के देश के तौर पे भी जाना जाता है। हथकरघा मजदूर, बुनकर, ठीक है, शिल्पकार, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले मजदूर, तो हमारे यहाँ मजदूरों की काफी तादाद थी और उनकी हालात, उनके जो हालात थे वो काफी ज्यादा सोचनीय थे, ठीक है, उनके ऊपर विचार करने की जरूरत थी। तो स्वराज पार्टी ने मजदूर और श्रमिकों के हक की आवाज भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाई थी, क्योंकि 42 सीटों के ऊपर जीत दर्ज हासिल की थी उन्होंने। तो
श्रमिक और जो मजदूर संघ हैं, इन संघों के लिए भी कार्य करवाए। किसने? स्वराज पार्टी ने। तो श्रमिक और मजदूर संघों के लिए कार्य करवाने में अहम भूमिका निभाती है स्वराज पार्टी। साथ ही साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के विषय में स्वराज पार्टी ने गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव भी अंग्रेजी सरकार को दिया था। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होगी पहली, फिर 31, 32 में होगी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं लंदन में। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा लंदन में, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए, तो इस बात का सुझाव देने में भी अहम भूमिका स्वराज पार्टी ने निभाई थी। तो इससे पता चलता है साथियों कि स्वराज पार्टी जो कहीं ना कहीं अपने मकसद लेके बनाई गई थी, उन मकसदों में काफी हद तक तो सफल होती है। ठीक है कि भाई एक तो चुनाव में भारी भरकम सफलता मिलती है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 में से 42 सीट, फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना का सपोर्ट करना। प्रोविंसेस यानी प्रांतों की बात करें तो मध्य प्रांत में बहुमत हासिल, बंगाल में फर्स्ट जो है सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट पार्टी है वो बनती है स्वराज पार्टी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी और बंबई में भी काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहती है स्वराज पार्टी की। हालांकि पंजाब और मद्रास में जातिवाद और सांप्रदायिकता के चलते ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी स्वराज पार्टी को भारी भरकम सफलता मिलती है। उसने काफी अच्छे कार्य किए। 1924 में मुडीमैन कमेटी का गठन करवाया ताकि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जांच की जा सके। साथ ही साथ कॉटन के ऊपर जो टैरिफ लग रहे थे, कपास के ऊपर जो शुल्क लग रहे थे, उनको खत्म करवाया। नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा था, साल्ट टैक्स को कम करवाने में अहम भूमिका निभाई। और जो वर्कर्स थे और जो लेबर्स थे, इनके जो संघ थे, इन संघों के लिए भी कार्य किया। साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार को सुझाव दिया, एडवाइस दिया कि भाई लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए, जहां भारतीयों को अपने बराबर बिठा के बातचीत करिए कि उत्तरदायी शासन कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो साथियों ये स्वराज पार्टी की सफलता थी। इसके अलावा स्वराज पार्टी जो स्थानीय निकाय, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव के चुनाव होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करती है। तो नगर पालिका और स्थानीय चुनाव में जब स्वराज पार्टी भाग लेती है तो उसमें भी स्वराज पार्टी को काफी हद तक सफलता मिलती है। और किन किन इलाकों में मेयर बनते हैं स्वराज पार्टी और कांग्रेस के, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो 1923-24 के नगर पालिका चुनाव होते हैं साथियों। 1923-24 में क्या होता है, नगर पालिका और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस और स्वराज पार्टी को बहुत भारी भरकम सफलता मिलती है। किस हद तक सफलता मिली, तो इसका पता हमें इस बात से लग जाता है कि कांग्रेस और स्वराज पार्टी ने मिलकर 4 मेयर बनाए थे। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेयर बनते हैं, अहमदाबाद में विठल भाई पटेल मेयर बनते हैं, और आपके इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू मेयर बनते हैं। साथ ही साथ कलकत्ता का मेयर बनाया जाता है सीआर दास को। तो स्थानीय और नगर पालिका के चुनाव में भी देखा जाए तो काफी हद तक इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या हुआ। नगर पालिका और स्थानीय चुनाव में कांग्रेस को काफी हद तक सफलता मिली। कलकत्ता का मेयर बनाया जाता है सीआर दास को। सीआर दास जो कि संस्थापक हैं किसके, मार्च 1923 स्वराज पार्टी के, इन्हीं सीआर दास को कलकत्ता का मेयर बनाया जाता है। अहमदाबाद का मेयर बनाया जाता है किसे, विठल भाई पटेल को। ठीक है, पटना का मेयर बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इलाहाबाद का मेयर बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। साथियों ये सवाल पूछा गया है कि 1923-24 के जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, इन चुनावों में कांग्रेस के कितने सदस्य मेयर बनते हैं, तो कांग्रेस के 4 सदस्य जो है वो मेयर बनते हैं। साथ ही साथ ये पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद का मेयर किसे बनाया गया था, तो इलाहाबाद का मेयर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। कलकत्ता का मेयर किसे बनाया गया था, तो कलकत्ता का मेयर सीआर दास को बनाया गया था। पटना का मेयर किसे बनाया गया था, पटना का मेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अहमदाबाद का मेयर विठल भाई पटेल को बनाया गया था। तो ये भी अपने आप में एक भारी भरकम सफलता थी कांग्रेस और स्वराज पार्टी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 1925। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट क्या थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसके स्पीकर के ऊपर, उसका जो स्पीकर पद था, उस पद पे विठल भाई पटेल जो है वो जीतते हैं। ठीक है, तो 1925 में क्या हुआ, 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान मंडल का स्पीकर या अध्यक्ष चुना गया था। ये रिपीटिंग सवाल है,
बहुत बार पूछा गया है कि 1925 में वे कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्हें केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था साथियों विठल भाई पटेल को, कब? 1925 में। याद रहेगा। तो ये मेयर वाला क्वेश्चन कि 4 मेयर बनते हैं, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद। इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू, पटना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद के विठल भाई पटेल और बंगाल के सीआर दास। तो विठल भाई पटेल जो अहमदाबाद के मेयर चुने जाते हैं, यही विठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधान परिषद या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में 1925 में क्या होता है साथियों, एक बहुत मेजर घटना होती है। वो घटना क्या होती है कि सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। सीआर दास वही जो संस्थापक हैं स्वराज पार्टी के, मार्च 1923 इलाहाबाद में, जिस पार्टी के महासचिव हैं मोतीलाल नेहरू, सह संस्थापक हैं एनसी केलकर और विठल भाई पटेल। तो साथियों 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है और सीआर दास की जो मृत्यु है वो स्वराज पार्टी के लिए एक तरीके से घातक सिद्ध होती है। ठीक है। सीआर दास एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे साथियों सीआर दास। तो 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में स्वराज पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। स्वराज पार्टी अपनी जो उसने परफॉर्मेंस दोहराई, परफॉर्मेंस पीछे दिखाई थी, वैसी परफॉर्मेंस चुनाव में दोबारा नहीं दिखा पाती है, तो उसका दबदबा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसी के चलते जब अगले ही वर्ष 1926 में नवंबर 1926 में जब चुनाव होते हैं तो उन चुनाव में स्वराज पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। जिस स्वराज पार्टी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 में से 42 सीट जीती, मध्य प्रांत में बहुमत हासिल किया। ठीक है। और बंगाल की जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनती है। यूपी, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत या फिर बंबई में भी जिसको सेटिस्फैक्टरी सफलता मिलती है, जिसके कांग्रेस के साथ मिलकर 4 मेयर बनते हैं, जो विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बना पाने में सफल होती है, जो मुडीमैन कमेटी का गठन करवाने में सक्षम हो पाती है, जिसने कॉटन के ऊपर लगने वाले टैरिफ को कम करवाया, खत्म करवाया, जो साल टैक्सेस को कम करवाने में अहम भूमिका निभाती है, जिसने मजदूर और श्रमिक संघों के लिए भी कार्य किया। उसी स्वराज पार्टी का परफॉर्मेंस नवंबर 1926 के चुनाव में कैसा रहा कि नवंबर 1926 में इस पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब स्वराज पार्टी जो है वो डिक्लाइन की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसे कहा जाता है साथियों गांधी-दास समझौता। ठीक है। हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी बारदोली में वापस ले लेते हैं, तो वापस लेने के बाद में इन्हें जो है मार्च के महीने में, मार्च 1922 में अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा होती है। ब्रोमफील्ड जो है वो इन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा देते हैं। लेकिन जेल जाने के बाद में इनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आई, स्वास्थ्य संबंधी इन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते इन्हें समय से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। तो स्वराज पार्टी के गठन के बाद में गांधी जी और सीआर दास के बीच में एक समझौता होता है। वो समझौता ही गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है और ये समझौता होता है साथियों नवंबर 1924 में। क्या होता है इस समझौते की, क्या बारीकियां हैं, उनको देख लेते हैं एक सरसरी नजर से। तो नवंबर 1924 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक संयुक्त वक्तव्य दिया और इस संयुक्त वक्तव्य को गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधीदास पैक्ट किस किस के बीच में होता है, नाम से ही पता चलता है, सीआर दास और महात्मा गांधी के बीच में होता है। ठीक है। कब हुआ, नवंबर 1924 में होता है। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी बनती है और नवंबर 1924 में महात्मा गांधी और सीआर दास के बीच में गांधी पैक्ट होता है, या गांधीदास समझौता होता है। ठीक है। क्या इसकी खासियत थी, इस समझौते में क्या क्या बातें की गई? तो पहली बात तो ये की गई कि स्वराज पार्टी को विधानसभाओं के भीतर कांग्रेस के नाम तथा
उसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथियों, गांधी जी को पता था कि अगर स्वराज पार्टी को मान्यता नहीं दी गई, उसे कांग्रेस का अभिन्न अंग नहीं बनाया गया, तो कांग्रेस में फिर से एक फूट पड़ जाएगी। और इस फूट का फायदा किसे मिलेगा? इस फूट का फायदा अंग्रेजों को मिलेगा। जो अंग्रेजी सरकार अभी कांग्रेस के दबाव में आना शुरू हो गई है, उस अंग्रेजी सरकार के ऊपर से कांग्रेस का दबाव हटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस कांग्रेस को इस फूट से बचाने के लिए गांधी जी और सीआर दास के बीच में नवंबर 1924 में समझौता होता है, जिसे गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसकी पहली बड़ी विशेषता क्या थी कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अभिन्न अंग मान लिया गया। ठीक है, कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार स्वराज पार्टी को दे दिया गया। साथ ही साथ स्वराज पार्टी को विधानसभाओं के भीतर कांग्रेस के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, अब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू असहयोग के पक्ष में थे नहीं। इसी बात को लेकर उन्होंने जो है गया अधिवेशन पद से सीआर दास ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये दोनों जो है वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे। तो दूसरी जो अहम विशेषता गांधीदास समझौते की थी वो ये थी कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। ठीक है, भाई असहयोग वाली विचारधारा का पालन अब नहीं किया जाएगा। तो गांधी जी को इस बात को मानना पड़ा कि भाई ठीक है, तो स्वराज पार्टी को मान्यता मिल गई। अब वो कांग्रेस के नाम पे कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करने का उसको हक दे दिया गया। साथ ही साथ असहयोग को अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं माना गया। तो जोर किस बात पे दिया गया कि भाई ऑल इंडिया जो स्पिनर्स एसोसिएशन है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, उसको संगठित किया जाए। साथ ही चरखे और करगे का प्रचार किया जाए। ठीक है, पर करेगा कौन? तो कहा गया कि भाई चुनाव हम लड़ रहे हैं और जो 1919 के एक्ट में जो खामियां कमियां हैं उनको उजागर हम कर रहे हैं। यानी विधानसभाओं में, चाहे प्रांतों की हो चाहे सेंटर की हो, उसमें स्वराज पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए और इस बात को लेके काम कर रही है। तो ये जो दूसरे रचनात्मक कार्य हैं कि भाई करगे का और चरगे का प्रचार प्रसार करना है, साथ ही ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करना है, तो ये सारे के सारे काम किसे दे दिए गए? ये काम दे दिए गए महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने, चरखे और करगे का प्रचार करने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी को सौंप दी गई। और 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कर्नाटक के बेलगांव में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का ये पहला अधिवेशन था और ये आखिरी अधिवेशन था जिसकी वो अध्यक्षता करते हैं। तो इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगांव में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन 1924 में हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट, जो कि नवंबर 1924 में गांधी और सीआर दास के बीच में हुआ था, उसकी पुष्टि कर दी गई, उस पर मोहर लगा दी गई। ठीक है, और ये सवाल गांधी जी ने कितने कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लिया? तो एक ही अधिवेशन में भाग लेते हैं, 1924 वाले, जो बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये था स्वराज पार्टी के बारे में सारी की सारी जानकारी। तो इस वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा। कंटिन्यूटी है, पहली वीडियो में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के दौरान की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, साथ ही हिंदुस्तान आने के बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको कवर किया गया है। दूसरी वीडियो में उनके इनिशियल फेज के जो 3 सत्याग्रह मूवमेंट थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इसको कवर किया गया है। और तीसरी वीडियो में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सिलसिलेवार ढंग से, बिल्कुल बारीकी से, डिटेल्ड वे में और उस तीसरी वीडियो को तैयार किया गया है। साथ ही साथ इन 3 वीडियोस के अलावा 1919 की जो 2 मेजर घटनाएं हैं, रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, इन्हें भी आप देख लें। और उसके बाद में आप 1923 में, यानी असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद में क्या होता है कि भी स्वराज पार्टी बनती है और गांधी जी जेल चले जाते हैं, तब तक किस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी, उसके लिए स्वराज पार्टी को आपने पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारी वीडियोस को आप देखते रहिए। वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की नेक्स्ट यानी 5th वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें,
कमेंट्स करें फीडबैक के लिए, और हमारा चैनल दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप इसे सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री को लेके इस पे अपलोड की जा चुकी हैं। कुछ पॉलिटिकल की वीडियोस भी अपलोडेड हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।